नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस सेट में हम आरबीडी के सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जीके और जीएस के प्रश्न को यहाँ पे कवर किया जाएगा। इससे पूर्व हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 4 तक आरबीडी का सेट को डिस्कस किया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 10 तक को डिस्कस किया गया है। साथियों, अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो प्लेलिस्ट में आपको उसका जो एक प्लेलिस्ट एक सेपरेट जो है वह बना दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बिना एक पल की देरी किए हुए हम सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। साथियों, मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साथियों, इसकी खोज जो है रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसकी खोज यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और यह 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व यानी कि वेल डेवलप्ड शहर था। यह नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 2, दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे। साथियों, यह जैन धर्म के फॉलोअर थे। प्रथम जैन संगीति के दौरान श्वेतांबर और दिगंबर दो गुटों में बट गया था। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और साथियों दिगंबर जो थे वह नग्न रहा करते थे, यानी कि बिना कपड़ों के रहा करते थे। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह महावीर स्वामी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। साथियों देखिए, बारडोली जब सत्याग्रह हुआ था तो उसका नेतृत्व सरदार पटेल के द्वारा किया गया था और पटेल को साथियों सरदार की उपाधि यानी कि पहली बार सरदार कह के वहाँ की स्थानीय महिलाओं ने, यानी कि जो बारडोली सत्याग्रह था उसमें जो शामिल महिलाएं थी, ठीक है ना, स्थानीय महिलाएं जो थी बारडोली सत्याग्रह में जो शामिल स्थानीय महिलाएं थी उनके द्वारा पटेल साहब को सरदार के रूप में संबोधित किया गया और बाद में गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। यह बारडोली सत्याग्रह साथियों 1928 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, खान अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जाना जाता है। साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यह साथियों बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। साथियों, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में सर चार्ल्स मैकटॉफ को जाना जाता है। मेटकॉफ यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनके माध्यम से प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। 20 मार्च 1835 से लेकर के साथियों 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। गवर्नर जनरल के यह पद पर थे, आसीन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। देखिए, यानी कि भर्त्सना यानी कहने का मतलब आलोचना की थी, तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, आलोचना की थी। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत जिसका अर्थ है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता को उपयोग के लिए नहीं दिया जाता था तथा कुछ राजनीतिक कारणों से उसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, इसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था और उसे आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत कहा गया। यानी कि साथियों ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। होता यूँ था साथियों
कि भारत में जो भी रॉ मटेरियल होते थे, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, ठीक है, तो साथियों उसका एक सही दाम होना चाहिए था, सही कीमत मिलना चाहिए था। तो कम दामों में अंग्रेज़ों के द्वारा उसे परचेज किया जाता था। यानी कि भारत का जो रॉ मटेरियल था वह साथियों इंग्लैंड में कम दाम, इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वह भारतीय रॉ मटेरियल को कम दामों में खरीदते थे। और क्या करते थे, जब रॉ मटेरियल से माल गुड्स तैयार होकर आता था, प्रोडक्ट बन के आता था, तो उसे साथियों यहाँ पे महंगे दामों में बेचते थे, महंगे दामों में बेचते थे। अब होता यूँ था कि साथियों एक तो आपके वस्तु को, रॉ मटेरियल को कम दाम में खरीद लिया तो उससे आपको घाटा हुआ, यानी कि इंडिया को घाटा हुआ, और फिर वहाँ से उसी का महंगा सामान तैयार करके यहाँ महंगे दामों में बेचा जाता था। तो यहाँ दूसरी तरफ आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पे साथियों इसी की आलोचना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया था। इस गाने की रचना साथियों मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अविभाजित यानी कि भारत जब विभाजित नहीं हुआ था वह पूछा गया है। यह अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि थे, यानी कि जिस समय भारत डिवाइड नहीं हुआ था उस समय यह क्या थे, भारत के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। उर्दू और फारसी भाषा में भी उनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी माना जाता था। उनकी रचनाएं असरार ए खुदी, रमूज ए बेखुदी और बंग ए द्वारा, जिसमें देश भगत, पूर्ण तराना ए हिंद, सारे जहां से अच्छा, इन्हें इकबाल ए लाहौर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8। चीन ने भारत की एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? तो यह शुरू किया उनके द्वारा 1991 से। चीन के द्वारा भारत के एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण सुधार के समान का अपने संरचनात्मक सुधार साथियों 1991 में नहीं साथियों 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था। प्रश्न संख्या 9। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध साथियों रूस और तुर्की के मध्य लड़ा गया था। यह हुआ था 1854 से 1856 के दौरान। काला सागर के आसपास क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था वह काला सागर के आसपास रूस और तुर्की के मध्य लड़ा गया था, जिसमें फ्रांस व ब्रिटेन ने रूस के तुर्की का साथ दिया था। क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास की सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। प्रश्न संख्या 10। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी। भारत में संविधान सभा बनाने की सिफारिश सबसे पहले कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था, यानी कैबिनेट मिशन का ही यह सुझाव था। इसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष बनाए गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया अथवा मनोनीत किया गया। प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। इसे साथियों 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि आपका 1976 में हुआ था। वर्ष 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द को इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया। पहला साथियों एक तो समाजवादी जोड़ा गया, समाजवादी, फिर उसके बाद साथियों धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष यानी कि साथियों यहाँ पे सभी धर्म को मान्यता है, किसी धर्म के साथ में क्या बोलते हैं उसके साथ भेदभाव नहीं है। और अखंडता जोड़ा गया, अखंडता जो है वह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इन 3 शब्दों को साथियों जोड़ा गया जिसमें यह 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। प्रश्न संख्या 12, संसदात्मक यानी कि संसद के द्वारा शुरू किया हुआ वह शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। यह संसद के रूप में जो शासन करने का जो प्रणाली है वह साथियों पूछा गया है कि किस देश से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से कई सारे चीज़ लिए गए हैं, जिसमें से आपको मौलिक अधिकार भी पूछा जाता है अधिकतर। इसके अलावा बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व यह लिया गया है। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। और आप साथियों कमेंट करके बनाएं, कनाडा के संविधान से बताएं कि क्या लिया गया है, कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 13, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। तो उसमें साथियों सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम सभापति के रूप में चयनित किया गया था दिसंबर 1946 में। प्रश्न में आपसे पूछा ही गया है कि 1946 में, तो साथियों दिसंबर 1946 के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 14, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका अर्थात रीट कहते हैं वह जारी की जा सकती है। साथियों मौलिक अधिकारों का जो प्रवर्तन होता है उसके लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है। इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के द्वारा साथियों जारी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है, यह राइट है कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। यानी कि साथियों यह जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के माध्यम से जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो यह साथियों आर्टिकल 226 के माध्यम से याचिका जारी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए जारी करना अनिवार्य है, जबकि हाई कोर्ट इसके लिए मना भी कर सकता है। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि निम्न में से कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। दूसरे नंबर ऑप्शन को पढ़ते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे साथियों पहले राष्ट्रपति मुस्लिम की अगर बात कर रहा है, मुस्लिम राष्ट्रपति की, तो वह जाकिर हुसैन थे। तो यहाँ ना बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत हो गया। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो यह भी गलत है। और APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो पहले तो आपका जाकिर हुसैन है, बाद बाकी आपका सारा गलत है। जाकिर हुसैन की अगर साथियों बात करें तो यह तीसरे राष्ट्रपति थे, थर्ड प्रेसिडेंट थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद को सृजित किया गया है, यह हमेशा याद रखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 16, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। साथियों राज्यसभा का कार्यकाल जो है उनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और साथियों यह जो है राज्यसभा लोकतंत्र का ऊपरी सदन होता है, जिसे साथियों उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं, आपको रिटायर होते हैं, जिसको सेवानिवृत्त कहते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य है। बिहार से की अगर बात की जाए साथियों तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में 16 है। विधान सभा की अगर बात की जाए, विधानसभा आपका 243 के आसपास। और साथियों विधान परिषद की अगर बात करें, विधान परिषद, तो यह आपका 75 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17,
बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की थी? तो उनके द्वारा साथियों बलवंत राय मेहता समिति जो थी उनका सिफारिश था त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। ठीक है, और इनका संबंध साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग 42वें संविधान के दौरान 42वें संविधान संशोधन के दौरान यह त्रिस्तरीय जो है वह पंचायती व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? कौन सा गलत कहा गया है? यदि कोई राज्य या राजनीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक अनुपूर्ति की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। या साथियों, नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। दूसरा नंबर ऑप्शन है साथियों बी नंबर ऑप्शन कि गांधीवाद भी राजनीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। तो सही है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी सही है। ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है साथियों, बाध्यकारी नहीं है। और साथियों यह इस सिद्धांत को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू अगर कोई राज्य नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जो है न्यायालय में मामला दायर नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? शास्त्रीय भाषा की अगर बात करें, देखिए पूछा गया है कि कौन सी भाषा है, तो गुजराती, कन्नड़, कोंकणी और तुलु, इसमें से कौन सी भाषा है जिसको सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा एक अलग भाषा है और यह साथियों कन्नड़ भाषा है। ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ भाषा को सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा जो है घोषित किया गया है। अनुच्छेद 351 के तहत कुल भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। आर्टिकल 351 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शास्त्रीय भाषा कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास है इसका। प्रश्न संख्या 20, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? साथियों चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिन की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। यह क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के घूर्णन अवधि जो है वो 28 दिन की होती है और पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग साथियों दिखाई पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो वहाँ पे साथियों जो आपका ज़मीन पे वेट है उसका 1/6 वहाँ पे वेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यह साथियों खैबर दर्रा जो है इनके बीच पड़ता है और इन्हीं खैबर दर्रा से पेशावर और काबुल एक दूसरे से अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं। यह दर्रा 50 किलोमीटर लंबा है। 50 किलोमीटर साथियों लंबा है यह दर्रा और साथियों 10 फुट जो है वह चौड़ा है। पेशावर से काबुल तक इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच जो है आवागमन संभव हो पाता है। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण साथियों क्या है? साथियों भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी कि जो टेम्परेचर है उसके माध्यम से, ठीक है, टेम्परेचर जो है उसके कारण जो है हिमखंड जो है वह पिघल रहे हैं। इसके लिए प्रदूषण साथियों जिम्मेवार है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं सदी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी जो है वह लगातार जारी है।
टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है और हिमखंडों का पिघलना जारी है। प्रश्न संख्या 23, विश्व की सबसे गहरी झील साथियों कौन सी है? सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील बैकाल झील है। यह झील साथियों 3 करोड़ वर्ष से बनी हुई है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है और बैकाल झील दूसरे नंबर पर आती है। क्योंकि कैस्पियन का पानी खड़ा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है साथियों? तो यह हो जाएगी अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। पानी के घनत्व के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के अनुसार विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। इस नदी की चौड़ाई साथियों 190 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात कर रहा है कि इसकी चौड़ाई साथियों 190 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 25, इग्लू क्या है? साथियों इग्लू की अगर बात करें तो इग्लू गुंबद के आकार का एक घर है या झोपड़ी है। यह बर्फीली इलाकों में पाई जाती है। यह काफ़ी कठोर होती है। किसी भी सामग्री से बने मकान या घर के लिए इग्लू शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और साथियों इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया था? इग्लू कैफ़े आपका कश्मीर में खोला गया था। कश्मीर में इग्लू कैफ़े खोला गया था। करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों हमने आपको बताया था मित्र, पर, गमछा, झाड़। इसको अगर याद रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। अब पूछ रहा है कहाँ से नहीं गुजर रहा है, तो मिजोरम तो आपको पता है। फिर उसके बाद त्रिपुरा, तरह से आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा हो गया। पश्चिम बंगाल, प से आपका पश्चिम बंगाल हो गया। फिर साथियों र से आपका राजस्थान हो गया, है ना। ग से आपका गुजरात हो गया। फिर साथियों म से आपका मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, फिर आपका छ से छत्तीसगढ़ हो गया। गमछा में छ है ना, तो आपका छत्तीसगढ़ हो गया गमछा। झाड़, और झाड़ से आपका झारखंड हो गया। अब साथियों पूछा गया है कहाँ से नहीं गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ से तो गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ में छत्तीसगढ़ आया है, राजस्थान आया है, त्रिपुरा आया है। एकमात्र बच गया उड़ीसा, जो कि साथियों यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर आपको डायरेक्टली नाम याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद रहता है, बार बार भूल जाते हैं, तो साथियों इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। प्रश्न संख्या 27, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियम पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो यह साथियों कहाँ से गुजरती है? यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के साथियों नैनी बोला था, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है साथियों देशांतर की अगर बात करें तो यह देशांतर 82.5 डिग्री, 82/1/2, 82.1/2, 82.5 डिग्री भारत के मानक देशांतर रेखा है, जो कि साथियों इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 28, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन है। ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह साथियों आंध्र प्रदेश बना है। इस योजना के द्वारा यानी कि सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल प्रोड्यूसर जो है
भारतीय राज्य के संदर्भ में आंध्र प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। हरित क्रांति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाली बीजों के उपयोग से हुआ था, यानी कि ऐसे बीज को तैयार किया गया था, ऐसे बीज को डेवलप किया गया था जिससे पैदावार बेहतर हो सके, अधिक हो सके, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला था। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल नहीं साथियों, यह कई गेहूं, चावल और बहुत सारे आपको जो है यह हरित क्रांति सिर्फ चावल के लिए नहीं था, यह सारे फसलों के लिए कुल मिला के इसका टारगेट था कि उन्नत बीज के माध्यम से पैदावार को बढ़ाना था। ठीक है, यानी कि पैदावार बेहतर हो सके, उपज को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चाहते थे कि खाद्यान्न के मामले में खुद पर यह आत्मनिर्भर रहे। इसी के लिए हरित क्रांति को लाया गया और यह मिशन साथियों बहुत हद तक सफल हुआ था। प्रश्न संख्या 30, 2001-2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में दर्ज किया गया है। मेघालय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्जित किया गया है, जबकि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश राज्य का वृद्धि दर था। इसके अलावा साथियों एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें मुझसे मिस्टेक हुआ था, और मिस्टेक नहीं साथियों, वो ब्लंडर था, याद भी था, पता नहीं कैसे मिस्टेक हुआ साथियों। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश वहाँ का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या जो है वह घनत्व सबसे कम है 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार। शायद 17 वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पे निवास करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। किसके कारण घटता है, तो यह साथियों आयात के कारण घटता है। राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार आयात के कारण घटता है। आयात में हम बाहरी देशों से अपने देश में वस्तु को मंगवाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ मंगवाया जाता है, भारत खरीदता है किसी देश से, जिससे राष्ट्रीय आय जो है नेशनल इनकम क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका करेंसी, आपकी मुद्रा प्रवाहित होगी, बाहर की तरफ जाएगी, विदेशों में जाएगी, तो राष्ट्रीय आय घटी। और निर्यात में, निर्यात देश से बाहरी देशों को वस्तु भेजता है जिससे आय बढ़ती है। अगर मान लीजिए भारत किसी दूसरे देश से प्रोडक्ट को बेचेगा तो उसको इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो इससे आय बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। प्रश्न संख्या 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो यह साथियों नागरिक था। ऑप्शन नंबर डी। यह जो कर वसूली का कार्य था वो उसके लिए नागरिक जिम्मेदार था। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ है। कौटिल्य चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु एवं मुख्यमंत्री थे। इनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका विशेष योगदान था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति का ज्ञान दिया। बहुत सारी यूँ कहें तो साथियों चंद्रगुप्त को तैयार करना या चंद्रगुप्त को एक मुकाम तक पहुंचाना पूरा श्रेय विष्णुगुप्त को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को साथियों एक वेल योद्धा बनाना, वेल राजनीतिक बनाना, वेल नॉलेजेबल बनाना, उसमें विष्णुदत्त का ही हाथ था। प्रश्न संख्या 33, गालिब थे साथियों। गालिब क्या थे, गालिब कवि थे। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। मिर्ज़ा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 34, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। देखिए साथियों यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, और यह साथियों कहाँ पे स्थित है, प्रश्न में पूछा गया है। तो यह साथियों उत्तराखंड में स्थित है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में इसे नामबद्ध किया गया था, अथवा साथियों सूचीबद्ध किया गया था।
प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। इसका आंसर है उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि आपको मजदूर दिवस लेबर डे की अगर बात करें तो यह 1 मई को मनाया जाता है। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी शुरुआत साथियों 1889 से हुई थी, जिसमें पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में तय की गई थी। इस दिन अमेरिका के मजदूर के यूनियनों ने काम करने के समय के लिए हड़ताल किया था। उनके द्वारा कहा गया था कि हम 8 घंटे काम करेंगे और उसके लिए स्ट्राइक किया गया था 1889 में। और उसी समय से प्रत्येक साल 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो साथियों यह संबंध है लखनऊ घराना का। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लखनऊ घरानों का जन्म जो है, लखनऊ घराने का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। यह घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है। इस घराने का मुख्य प्रतिनिधि पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 37, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी? पहली बार टीके की खोज साथियों एडवर्ड जेनर के माध्यम से किया गया था। एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीके की खोज की थी। 17 मई 1749 को साथियों 17 मई 1749 को एडवर्ड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। लुईस पास्चर ने पाश्चुकरण की तकनीक के बारे में बताया था। रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध कर दिया कि कई लोग सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। कई जो सारे रोग जो होते हैं, डिजीज जो होते हैं, वह सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। एडवर्ड जेनर का जन्म हम लोग बात कर रहे थे 1749 में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड से इनका संबंध था, या इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। लुईस पास्चर ने पाश्चुकरण की तकनीक के बारे में बताया था। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38, 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। प्रश्न में कह रहा है कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किस कोशिका में अनुपस्थित होते हैं? तो साथियों सेल वॉल जो है वह मनुष्य में, जंतु में नहीं होते हैं, पादप कोशिका में होते हैं। तो अनुपस्थित कहाँ होता है? जंतु में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, पादप में यह, और जीवाणु और कवक में साथियों यह सेल वॉल उपस्थित होते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव तथा मोटी दीवार पाई जाती है। इसे कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। एक कोशिकीय पौधे वनस्पति की जनन कोशिका में एवं प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पैक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थ के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य यानी कि सेल वॉल का मुख्य कार्य साथियों कोशिका को आकृति प्रदान करना है, सपोर्ट देना है उसे, तथा प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। प्रश्न संख्या 39, उपास्थि एक डैश संयोजी उत्तक है। उपास्थि साथियों यह कोमल संयोजी उत्तक है, मुलायम है साथियों, मुलायम संयोजी उत्तक है साथियों। साथ ही साथ अगर मुलायम के बारे में बात करें, कोमल के बारे में बात करें, तो यह क्या होता है? लचीला होता है। क्या होता है? लचीला होता है। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला जो है, यह जो है लचीला संयोजी उत्तक होता है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्डोसाइट्स को कोशिकाओं में बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। ताकि साथियों अभी देखिए, आप नाक पे हाथ रख के और थोड़ा मूव कीजिए कान की, तो क्या होते हैं? मूव होते हैं, मूव करते हैं, थोड़ा इधर उधर अटैच, क्या बोलते हैं साथियों? मूव करते हैं, यानी कि लचीला होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए पैर की हड्डी है, उस हड्डी को इधर से उधर मोड़ नहीं ना सकते हैं, ज्वाइंट पर से मूव होता है। तो यह साथियों मुलायम होता है। उपास्थि हड्डी जो है साथियों, उपास्थि मानव शरीर में पाया जाने वाला लचीला संयोजी उत्तक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? इसका उत्पादन साथियों जिगर में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिगर बोले तो अर्थात साथियों लीवर, ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? इसकी खोज साथियों जो है वह विलियम हार्वे के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। साथियों इस हड्डी को ब्रेस्ट बोन, ठीक है, ब्रेस्ट बोन यानी कि स्टेर्नम छाती के मध्य में स्थित होता है। इसको स्टेर्नम के नाम से भी जानते हैं। यह छाती के मध्य में स्थित होता है और एक लंबा हड्डी होता है। यह उपास्थि माध्यम से पसलियों से जुड़ता है और पसली पिंजरे के सामने बना होता है। इस प्रकार दिल फेफड़ों की चोट से बचाता है। किस तरीके से साथियों? इस तरीके का फेफड़ा में आप देखते होइएगा ना, है ना, इससे जुड़ा होता है और इसके अंदर आपका समझिए कि मटेरियल रहता है। उसको यह साथियों एक स्ट्रक्चर है, यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको रोकता है, क्षति पहुंचाने से इसे रोकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? देखिए प्रश्न को फिर से समझिए, क्योंकि जल्दी जल्दी का मतलब नहीं है। कह रहा है कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग यानी कि उल्टा बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं का आनुवंशिक रूप से यानी कि जेनेटिक मेथड से प्राप्त करता है। तो यह साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहु इनहेरिटेंस। कैसे साथियों? बहुक्रियात्मक विरासत का अर्थ होता है कई कारक बहुक्रियात्मक यानी कि कई कारक जो है वह जन्म दोष पैदा करने में शामिल होते हैं। कारक अगर बात करें तो आमतौर पर आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों होते हैं, जहां अज्ञात पर्यावरणीय कारणों के अलावा माता पिता दोनों के जीन का संयोजन गुण या स्थिति उत्पन्न करता है। कुछ भी साथियों अगर यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा हेडेक नहीं करेंगे, बायोलॉजी की क्लास को देखेंगे। उसका भी साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। एक पूरा बायोलॉजी का मैराथन क्लास कराया गया है, आप उसे देखेंगे तो आपके सारे प्रश्न यहाँ से डाउट आपके क्लियर होंगे। प्रश्न संख्या 44। पोलियो तथा चेचक की बीमारियां होने का कारण क्या है? तो साथियों विषाणु के कारण यह फैलता है। चेचक को शीतला बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक विषाणु जनित रोग है जो 2 वायरस के कारण फैलता है। पोलियो एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित खाने के माध्यम से फैलता है। प्रश्न संख्या 45। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। इसमें साथियों किसमें बीज जो है वह फल के भीतर पाए जाते हैं? तो एंजियोस्पर्म टाइप का जितने भी साथियों, जैसे कि मटर हो गया, आम हो गया, नारियल हो गया, गेहूं हो गया, चावल, यह सब साथियों आवृतबीजी एंजियोस्पर्म है। इसमें क्या होता है कि बीज जो है वह हमेशा फलों के अंदर ही रहता है। फल परिपक्व निषेचित अंडाशय के द्वारा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 46। क्वाशीयोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? यह साथियों और विटामिन की अगर बात करें तो साथियों यह प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, यह प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य एकदम पतला टाइप का हो जाता है क्वाशीयोरकर के कारण। बच्चों में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है तो कुपोषण होता है और उनमें मेरास्मक और क्वाशीयोरकर जैसी बीमारियां पनपती है, यानी कि उनको मेरास्मस और क्वाशीयोरकर जैसे बीमारियां होने की संभावना हो जाती है, बढ़ जाती है, और यह काफ़ी हद तक साथियों प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। प्रश्न संख्या 47। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो यह साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइन, यह सभी कारण हैं, यही सभी कारक है साथियों ओजोन परत के क्षय होने के कारण। ओजोन परत जो है हमारी सुरक्षा अल्ट्रावायलेट रे से करती है, यानी कि सूर्य की जो परावैंगनी किरण होती है उससे साथियों यह एक लेयर बनाती है और उसे डायरेक्ट पृथ्वी तक आने में रोकती है। प्रश्न संख्या 48। भार का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों?
तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 49, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में, एक वृत्ताकार साथियों इस पथ में है ना, वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण क्या होता है, इधर से भी चला सकते हैं, तो उसका त्वरण साथियों इस कंडीशन में चर त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर ए। जब कोई वस्तु स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही होती है तो उसका चर त्वरण कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, चर त्वरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 50, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान साथियों क्या हो जाता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या दे रखा है, 36 किलोमीटर, इसको समझेंगे, बहुत ही ईजी प्रश्न है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब साथियों 36 को 5/18 से करते हैं तो यह क्या निकलेगा, मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और यहाँ पे क्या साथियों है, कितना दिया हुआ है, एक तो आपका 36 किलोमीटर है यहाँ पे, और एक अब 18 किलोमीटर है, तो 18 को 5/18 से करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब साथियों हमें क्या करना है, पूछा गया है क्या चीज़, बल का मान, तो साथियों यानी कि फोर्स, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों चाल को माइनस करेंगे तो 10 में से साथियों 5 जाएगा, ठीक है, बाय 100 कर देंगे तो 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 5/100, यानी कि 1 0 यहाँ और फिर यहाँ पे, तो साथियों क्या बनेगा 0.05, और बल का मान क्या होता है साथियों यहाँ पे, न्यूटन हो गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 0.05 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 51, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होता है, इसका तरंगदैर्घ्य साथियों 4 455 का पावर -390 nm होता है। बैगनी का साथियों तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, सबसे कम कह सकते हैं, और लाल का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 52, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो साथियों जब तापमान बढ़ता है तो उस दौरान जो है ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 53, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक साथियों जूल होता है। प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है, साथियों क्यों होता है आसमान का रंग नीला। देखिए साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है, जिसमें ऊर्जा का वाहक और प्रकीर्णन होने वाला विकिरण प्रकाश होता है, ठीक है, इस प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 55, वैद्युत रासायनिक, हालांकि ऑप्शन को हम लोगों ने टिक नहीं किया, प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, एनोड पर घटित होती है, ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता तो बेहतर होता। तो वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो एनोड पर घटित होती है उसे साथियों ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एनोड जो है वह सकारात्मक है, और कैथोड की अगर बात करें साथियों तो यह साथियों सकारात्मक होता है, सकारात्मक, ठीक है। और कैथोड की अगर बात करेंगे, कैथोड तो वह आपका नकारात्मक होता है, यानी कि निगेटिव होता है, ठीक है, इंग्लिश में लिखने में ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 56, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह क्या होती है साथियों, यह किसका सिद्धांत है, किसका नियम है कि तापमान और दबाव की जो समान परिस्थितियाँ होगी उसमें सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होगी, अणुओं का नंबर जो है वह इक्वल होगा। तो यह किसका कथन है, यह साथियों एवोग्रेडो का नियम है, एवोग्रेडो का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है
जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। साथियों, यह हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, 1826 में ब्रोमीन की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक 1826 में इस ब्रोमीन की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक जो है बैलार्ड के द्वारा ब्रोमीन की खोज की गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे ब्रोमीन की खोज बैलार्ड के द्वारा किया गया। यह ब्रोमीन साथियों 17 समूह है। ठीक है, आवर्त सारणी का 17वां समूह का तत्व है। ब्रोमीन का उपयोग कागज बनाने तथा फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। ब्रोमीन अधातु ही केवल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रह पाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। प्रश्न संख्या 58 में पूछा गया है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या साथियों क्या होगी? तो इसके पूछा गया है साथियों कि हाँ, द्रव्यमान दिया है 32, परमाणु संख्या 16 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी साथियों? तो आपका 32 में से 16 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, यहाँ पे साथियों परमाणु संख्या 16 है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो साथियों न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं और न्यूट्रॉन साथियों अलग होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है, तो इसको यहाँ से माइनस करेंगे, संख्या क्या निकल जाएगी न्यूट्रॉन की? 16 निकल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? यानी कि ये जो ऑप्शन है उसमें इनर्ट गैस नहीं है। साथियों यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिया हुआ है वह साथियों इनर्ट गैस नहीं है, बल्कि क्या है, काफ़ी एक्टिव गैस है। ठीक है, और यह सब अक्रिय गैस है। नियॉन, हीलियम, आर्गन, यह सब अक्रिय गैस है। प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिना बूझा चुना का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम साथियों कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न में 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि Xe2O2F2 इसकी आकृति किस तरह की होती है? तो इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होती है। आणविक ज्योति को मूल रूप से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है साथियों? तो यह वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है, जल का गति जो है निश्चित होता है, वही इसका परम कारण है। प्रश्न संख्या 63। रासायनिक परावर्तन की अगर बात करें, रासायनिक परिवर्तन चेंजिंग की बात करें, तो रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटना है। कौन सा इसमें असत्य है? तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। साथियों जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब क्या होता है, रंग बदलता है, नया पदार्थ बनता है और ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कोई गंध उत्पन्न होती है। तो साथियों पूछा गया रासायनिक परिवर्तन का जो है यह उत्क्रमणीय है, तो नहीं साथियों, अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, यह असत्य है, अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, इसमें इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, तो होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है, तो होता है, और नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये सब होते हैं, और ऑप्शन ए हमारा गलत आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64। कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम साथियों सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, इसकी खोज सन 1891 में हुई थी और खोज किया गया था एडवर्ड गुडरिच एसन के द्वारा। एडवर्ड गुडरिच एचेसन ने इसकी खोज की थी। सिलिकॉन कार्बाइड अथवा कार्बोरेंडम सिलिकॉन तथा कार्बन का यौगिक होता है और इसका सूत्र साथियों SiC होता है। घनत्व की अगर बात करें तो इसका घनत्व 3.21 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65। अत्यधिक किण्वन से क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन की अगर बात करें तो साथियों यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है,
किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 66, नीली क्रांति की अगर बात करें तो इसका संबंध मछली उत्पादन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलहन की बात करें तो इसका संबंध जो है पीली क्रांति से है, इसका संबंध साथियों श्वेत क्रांति से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ। 67 नंबर प्रश्न में है साथियों कि बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई, यानी कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी साथियों, तो बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 68, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले बिहार के संदर्भ में चाय बागान की स्थापना साथियों यहाँ पे किया गया था ठाकुरगंज में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, साथियों आप वीडियो को लाइक करते चले और शेयर भी करें। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर सांची बनने वाला है, और साथ ही बनने वाला नहीं है, बन गया है। प्रश्न संख्या 70, पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो साथियों इसे जो है उड़ीसा में पाया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके वैज्ञानिकों के द्वारा उड़ीसा के गंजाम जिले में पलूर नहर से ईल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। प्रश्न संख्या 71, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी साथियों, यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह आपका 1951 से 56 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना साथियों 1956 से 61 था, और यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 72, जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इस दौरान जो है जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ के स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर दी गई थी। सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, और इसी गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ जनसभा का आयोजन किया गया था। और वहीं पे जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जनरल ओडायर के कहने पर उस निहत्थी भीड़ पर, उस मासूम भीड़ पर, बेगुनाह भीड़ पर गोलियां चलवा दी गई थी। और यह साथियों हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और यह साथियों रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, 10 मार्च 1919 को। और इसी के एवज में डॉक्टर सत्यपाल और वहाँ के सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। और इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, और उसी इकट्ठे भीड़ पर जनरल ओडायर के कहने पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है। प्रश्न संख्या 73, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या था। इसका मुख्य कारण साथियों था इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे साथियों वंशानुगत जो है शासन नहीं चलता है। इसमें जनता के द्वारा जो है चुना जाता है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, और वहीं साथियों क्या करते हैं, सत्ता में आसीन होते हैं, सरकार को चलाते हैं। तो साथियों इसी के कारण इसे गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे निर्वाचित संसद का प्रावधान है, और इसी कारण इसे गणतांत्रिक देश या गणतांत्रिक राज्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन कीजिए। साथियों ऑप्शन नंबर अगर सी को देखें, UNIDO, जिसकी संगठन और मुख्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पे सही है, कौन सा करेक्ट है,
ऑप्शन नंबर सी UNIDO, जिसका मुख्यालय वियना में है। 74 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसे UNIDO कहते हैं, उसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 को की गई थी। ठीक है, 17 नवंबर 1966 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 75। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यह साथियों 1907 में विभाजित हुआ था सूरत अधिवेशन के दौरान, और इसमें 2 दल में बटे थे, एक नरम दल और एक गर्म दल। और यह साथियों 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः इन दोनों दलों का क्या हुआ था, आपस में विलय हो गया था। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 76। श्रीहरिकोटा से PSLV C-70 के द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। तो यह साथियों था संचार उपग्रह था। PSLV C-17 जो है एक संचार उपग्रह, इसके द्वारा एक संचार उपग्रह GSAT-12 को प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न संख्या 77। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? साथियों धौलावीरा की अगर बात करें तो यह गुजरात में स्थित, गुजरात का एक प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में यह पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो कि पूर्व 3री से 2री शताब्दी तक का है। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीर शहर को भारत के 40वें साथियों इसको 40वें विश्व विरासत धरोहर में रूप में घोषित किया है। प्रश्न संख्या 78 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है, डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। साथियों शुरुआत की गई है स्व जलधारा योजना को शुरू करने के लिए 2002 में एक योजना थी। ठीक है, एक योजना थी जिसका नाम था स्व जलधारा योजना। यह साथियों मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 से 3 में शुरू हुई थी। योजना की शुरुआत में ग्राम समितियों के जरिए कुआं और हैंडपंप बनाने का प्रावधान था। ठीक है, तो यह साथियों हो गया कहाँ पे, स्व जलधारा योजना 2002 में सभी गांव में पेयजल आपूर्ति योजना शुरू करने के लिए किया गया यह कार्यक्रम था। चलिए अगला प्रश्न हो गया प्रश्न संख्या 79। फोर्ट्रन क्या है? फोर्ट्रन की अगर बात करेंगे तो यह साथियों पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। फोर्ट्रन ऑप्शन नंबर बी विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका विकास जो है 1957 में JW बेकस के द्वारा किया गया था। JW बेकस के द्वारा इसका विकास किया गया था। प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जून 2019 में डैश ने, देखिए प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो यह तोड़ा गया था सोने मिलर उइबू के द्वारा। उन्होंने ओस्ट्रावा गोल्ड स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक की स्थापना 1961 में की गई थी। प्रश्न संख्या 81। 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम के द्वारा सहयोग किया गया था। तो साथियों हस्तशिल्प से संबंधित हस्तशिल्प से यानी कि हथकरघा की अगर बात करें, हथकरघा है ना, हाथ से जुड़े जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनसे संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम के लिए सहयोग किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 82। हथकरघा और हस्तशिल्प में साथियों अंतर होता है, हालांकि अगर बात करें तो इसका सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प। ठीक है, प्रश्न संख्या 82। हस्तकरघा का मतलब साथियों होता है जैसे बुनाई है ना, यहाँ पे साथियों शिल्प का मतलब होता है उस पर कलाकारी करना, कलाकारी
उकेरना। और यहाँ पे साथियों यह भी कलाकारी है, लेकिन यह कढ़ाई से संबंधित हो जाता है। यह आपको इसका मतलब होता है साथियों कढ़ाई हो जाता है, ठीक है। और इससे वस्तु को तैयार करना होता है, शिल्प, ठीक है ना, जैसे मूर्ति वगैरह इस सब का निर्माण करना, ठीक है। प्रश्न संख्या 82, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो उनका नाम था साथियों सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह की अगर बात करें, उन्हें 1992 में कला के क्षेत्र में पहले पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये दिल्ली के रहने वाली हैं और सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना है। प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि शीतल पेय में फिज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो इसके लिए सनसनाहट के लिए साथियों कार्बनिक अम्ल उसमें ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से फिज सनसनाहट उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। तो यह साथियों है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो यह मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन के अणु में 4 हीम समूह होते हैं तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के एक अणु को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। प्रश्न संख्या 85, डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। साथियों अगर हम बात करें तो रबर, हीरा और कांच इंसुलेशन के उदाहरण है, ठीक है। रबर, हीरा और कांच इंसुलेटर के उदाहरण है, लेकिन मानव शरीर साथियों इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर थोड़ी ना है, ये तो बॉडी पार्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। इस तरीके से साथियों हम लोग आरबीडी के सेट नंबर 5 को कंप्लीट किए हैं। तो मिलेंगे आपसे इसके मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। साथियों आप ऐसा न समझेंगे कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न छोड़े जाएंगे, यह कंप्लीट कराए जा रहे हैं और कंप्लीट कराए जाएंगे। आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और साथियों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।